हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप सभी को क्लास 11th पॉलिटिकल साइंस से जो आपका चैप्टर है इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स करवाने वाला हूं फॉर योर मिड टर्म एग्जाम। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप इंस्टा पे मैसेज करके पूछ सकते हैं, यूजर नेम आपके सामने दिया हुआ है। और अगर आपको फ्री पीडीएफ नोट्स चाहिए तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जिसका यूजर नेम है क्लास 11 ESP। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट www.eklavyastudypoint.com को भी विजिट कर सकते हैं। वहां पे आपको और ज्यादा नोट्स और चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स मिल जाएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आज का, व्हाट इज मेंट बाय द टर्म इलेक्शन। इलेक्शन का मतलब क्या होता है? तो देखो, इलेक्शन एक प्रोसेस होता है बाय विच पीपल चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव्स फॉर पब्लिक ऑफिस थ्रू वोटिंग। यानी कि अपने देश को चलाने के लिए हम क्या करते हैं, इलेक्शन में अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं, इलेक्ट करते हैं, उसी को इलेक्शन कहा जाता है। ठीक है, सिंपल है। फिर है, इट इज अ फंडामेंटल पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी। देखो, डेमोक्रेसी का मतलब ही यही होता है कि जो लोग होते हैं, पीपल इलेक्ट करते हैं पीपल को ही, यानी कि आप में से ही कोई रिप्रेजेंटेटिव बनता है और उसको हम इलेक्ट करते हैं और फिर वो गवर्नमेंट के ऑफिस में बैठता है। तो इससे क्या होता है, सिटीजन्स जो है डेमोक्रेसी में डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। ये डेमोक्रेसी की मीनिंग भी हो गई एक तरीके से। एक्सप्लेन द टर्म फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। अब ये इलेक्शन का एक सिस्टम है। इसमें क्या होता है कि इसके अंदर द कैंडिडेट विद द मोस्ट वोट्स इन अ कॉन्स्टिट्यूएंसी विंस द इलेक्शन। तो एक मान लो ये एरिया है, इसको कहेंगे हम कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में मान लो कैंडिडेट ए, कैंडिडेट बी, कैंडिडेट सी, कैंडिडेट ई, इनमें से जो बंदा सबसे ज्यादा वोट्स लाएगा वो जीत जाएगा। ठीक है, और ये वाला जो सिस्टम है ये इंडिया में चलता है और यूके में चलता है ज्यादातर। और इसमें क्या है, द कैंडिडेट डज नॉट नीड अ मेजोरिटी ऑफ वोट्स, ओनली मोर वोट्स देन अदर कैंडिडेट्स। इसमें क्या है, मेजोरिटी से कुछ नहीं होता, इसमें बस दूसरे कैंडिडेट के कंपैरिजन में ज्यादा वोट्स होने चाहिए तभी आप जीतते हो। ठीक है, मेजोरिटी और माइनॉरिटी का कोई रोल नहीं है इसमें। फिर इसके बाद आगे है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ द एफपीटीपी सिस्टम, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम के फायदे क्या हैं। देखो, सिंपल है भाई, एक तो इसको समझना इजी है, वोटर्स को भी, भाई कोई नहीं भी पढ़ा लिखा है उसे भी समझ आ जाएगा। 100 वोट से हार गया, 200 वोट से जीत गया, 1 लाख वोट से जीत गया। तो ये क्या है, सिंपल सिस्टम है। और स्टेबल गवर्नमेंट, होता क्या है कि इससे गवर्नमेंट बहुत स्टेबल रहती है। जो मेजोरिटी होगी जिस गवर्नमेंट में, ठीक है, वो स्टेबल रहेगी एक तरीके से। इसमें क्या होता है, बहुत इजी होता है समझने में भी, और गवर्नमेंट भी इस सिस्टम से स्टेबल रहती है। और अपोजिशन भी स्ट्रॉन्ग बनता है भाई, ऐसा नहीं सिर्फ गवर्नमेंट, अपोजिशन, क्योंकि इट अनकरेजेस अ स्ट्रॉन्ग अपोजिशन विच इज एसेंशियल फॉर अ हेल्दी डेमोक्रेसी। देखो, एक अच्छी डेमोक्रेसी के लिए, एक अच्छा डेमोक्रेसी के होने के लिए एक अपोजिशन का होना भी जरूरी है। अपोजिशन वाले भी तभी आएंगे जब उनको एक अनकरेजमेंट मिलता है। तो उनको क्या है कि लगता है कि हाँ, अगले साल हम फिर वापस कम बैक करेंगे और उससे ज्यादा वोट्स लेके आएंगे तो हम जीत जाएंगे। तो ये एक मोटिवेशन रहता है। डायरेक्ट लिंक होता है भाई, डायरेक्ट लिंक होता है। आप देखोगे रिप्रेजेंटेटिव्स और वोटर्स के बीच में एक कनेक्शन बन जाता है, क्योंकि भाई डायरेक्ट वोटिंग कर रहे हो आप, ठीक है, अपना रिप्रेजेंटेटिव को आप जानते हो, तो एक लिंक बन जाता है इस सिस्टम में जब वो अपने लिए वोट मांगने आता है। फिर है एक और सिस्टम है जिसको कहते हैं व्हाट इज प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, हाउ डज इट डिफर फ्रॉम एफपीटीपी। सो ये एक अलग तरीका है। देखो, प्रोपोर्शनल में क्या है, नाम से पता चल रहा है कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एक ऐसा इलेक्टोरल सिस्टम है वेयर पार्टीज गेन सीट्स इन प्रोपोर्शन टू द नंबर ऑफ वोट्स दे रिसीव। कोई भी पार्टी होगी, मान लो बीजेपी है, उनको उतनी ही सीट्स मिलेंगी जितने प्रोपोर्शन में उनको वोट्स मिले होंगे। ठीक है, जितने प्रपोर्शन में वोट्स उतने ही प्रपोर्शन में सीटें मिलेंगी। सिंपल से ये इसकी मीनिंग हो गई। अब आगे देखें इसमें डिफरेंस क्या है। आप अगर देखो, इन कंट्रास्ट टू एफपीटीपी फर्स्ट पास दी पोस्ट सिस्टम के इन कंट्रास्ट में अगर आप इसे देखो, वेयर ओनली वन कैंडिडेट विन इन अ कॉन्स्टिट्यूएंसी। हमने यही तो पढ़ा था पीछे कि एफपीटीपी में ओनली ए बी सी डी में से एक कैंडिडेट जो है वो विनर होता है, ठीक है, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से। लेकिन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में इंश्योर ये होता है कि द ओवरऑल सीट डिस्ट्रीब्यूशन रिफ्लेक्ट द वोट शेयर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। इसमें क्या वोट शेयर देखा जाता है कि ओवरऑल कितना वो मिल रहा है, भाई वोट्स कितने मिल रहे हैं, ओवरऑल सीट्स कितने प्रोपोर्शन में मिल रही हैं। तो इसमें इंडिविजुअल नहीं, इसमें पार्टी की ग्रोथ देखी जाती है। ओके, फिर है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज।
देखो यूनिवर्सल एडेंट फ्रेंचाइज का मतलब ये होता है कि जो भी इंडिया में जो है सिटीजन जो 18 साल से ऊपर है और या 18 साल का है, उसकी कास्ट कुछ भी हो, उसका जेंडर कुछ भी हो, रिलीजन कुछ भी हो, उसकी वेल्थ कितनी भी हो उसके पास, उसको राइट टू वोट है। इंडिया के हर सिटीजन को ये राइट है कि वो अपना वोट डाल सकता है जाके। दिस इज अ की प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी, क्योंकि डेमोक्रेसी चलती ही वोटिंग से है ना भाई। तो वोटिंग का राइट ये कहलाता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, और इससे इक्वल पार्टिसिपेशन मिलता है सभी को जो 18 प्लस है, ठीक है, सभी को वोट डालने का राइट है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है छोटा सा, व्हाट इज द टर्म या फिर डिफाइन द टर्म इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी। कॉन्स्टिट्यूएंसी का मतलब क्या होता है, अभी पीछे भी एक वर्ड आया था कॉन्स्टिट्यूएंसी। सो कॉन्स्टिट्यूएंसी एक ज्योग्राफिकल एरिया होता है। मान लो ये इतना एरिया है, ठीक है, तो ये आपका जो ज्योग्राफिकल एरिया होगा जहां से एक आप अपना एमएलए इलेक्ट करोगे, ठीक है, जो अपना ये एरिया संभालेगा। फिर कोई दूसरा एरिया होगा, उसका अलग एमएलए होगा। फिर एक तीसरा एरिया होगा, उसका अलग एमएलए होगा। तो कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या होती है, एक ज्योग्राफिकल एरिया होता है जहां से कोई ऑफिशियल आप इलेक्ट करते हो रिप्रेजेंटेटिव को। सो इन इलेक्शंस वोटर्स फ्रॉम अ कॉन्स्टिट्यूएंसी चूज अ रिप्रेजेंटेटिव हु विल सर्व इन अ लेजिस्लेटिव बॉडी। तो जो वोटर्स होते हैं वो इलेक्शन के टाइम पे अपने रिप्रेजेंटेटिव को अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से वोट डालकर चुनते हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए, कि अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी यानी कि जो एरिया है उसके मुद्दे वो पार्लियामेंट में रखेगा जाके, ठीक है। व्हाट इज द रोल ऑफ द इलेक्शन कमीशन इंडिया। देखो इलेक्शन कमीशन का काम होता है इलेक्शन करवाना, फेयर कंडक्ट करवाना इलेक्शंस का, और कोई भी घपलेबाजी ना हो, ठीक है, एकदम अच्छे से इलेक्शन हो, इलेक्शन प्रोसेस सही से हो। और इसके अलावा इंश्योर दैट पॉलिटिकल पार्टीज फॉलो द रूल्स। जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो अच्छे से रूल्स फॉलो कर रही हैं या नहीं, उसको देखना। और जितने भी इलेक्टोरल इलेक्शन के टाइम पे जो बवाल मचते हैं, डिस्प्यूट्स होते हैं, उस चीज को ठीक करना, ये इसका काम होता है। फिर है व्हाट आर द की चैलेंजेस इन कंडक्टिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शन। देखो पहले इलेक्शन कमिश्नर सुकुमार सेन थे, याद रखना, शॉर्ट में आ जाता है। देखो क्या क्या चैलेंजेस हैं इलेक्शंस में हमारे इंडिया में। करप्शन बहुत है भाई। देखो भाई, जैसे कि वोटर्स को ब्राइब देना, वोटर्स के वोट खरीद लेना पैसे देकर, या उनको मैनिपुलेट करना गलत बातें बताकर, ठीक है, और वायलेंस का सहारा लेना, धमकियां देना वोटर्स को कि आप हमें वोट नहीं दोगे तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ये एक चैलेंज है अपने आप में। वोटर टर्नआउट, कभी कभी क्या होता है बहुत लोग वोट डालने ही नहीं आते, अरे क्या हो गया मेरे वोट डालने से क्या हो जाएगा। तो ऐसे में क्या वोटर टर्नआउट काफी लो रहता है, तो इससे भी क्या होता है इलेक्शन में बहुत बड़ा चैलेंज आ जाता है। मिस यूज ऑफ मनी एंड पावर, कुछ लोग क्या करते हैं जो बहुत अमीर खानदान से होते हैं, वो वेल्दी कैंडिडेट्स जो पैसे वाले लोग होते हैं ना, वो बहुत पैसा यूज करते हैं, मोस्टली ऐसे ही होते हैं, और वो अपने पैसे मनी मसल पावर के बेसिस पर अपना फायदा उठाने की कोशिश करते हैं, जो अनफेयर है, ठीक है। अब देखो हमारे इलेक्शन सिस्टम में क्या डिफॉल्ट है, परचेज ऑफ वोट्स, यानी कि वोटों को खरीदना गलत बात है। कम्युनलिज्म फैलाना, कम्युनिटीज को लड़वाना, या फिर वॉयलेंस, कास्ट एंड रिलीजन के नाम पे वोट मांगना बहुत गलत है। इसके अलावा कुछ बारी मतलब कभी कभी क्या होता है जो कैंडिडेट होता है वही कोई क्रिमिनल होता है, उस पर कोई केस वेस चल रहा होता है, उसका रिकॉर्ड खराब होता है, वो क्या लोगों की सेवा करेगा भाई जो खुद क्रिमिनल है। फिर है झूठे वादे करना, पॉपुलर प्रोमिसेस, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, सड़क बना दूंगा नाली बना दूंगा, करते कुछ नहीं है उसके बाद। फिर है जो है बहुत ज्यादा मनी पावर का यूज करना, ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। तो इस चैप्टर से जो आपका एफपीटीपी और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में डिफरेंस, इलेक्शन कमीशन के चैलेंजेस क्या है, ये आप अच्छे से याद कर लो, ये ही मोस्टली बार बार ही पूछा जाता है, ठीक है। तो आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो पसंद आई है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक आप लिख सकते हैं, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।